Hello class 11th. We are discussing chapter 7. Today this is the third part of our chapter 7. Debentures we have discussed in our live class, and these two questions regarding the debentures I told you to solve in your copies, as these are important in exams. From point of view of exams, the tax benefit is available only in case of payment, and these state one reason. Okay. Now today we will discuss some more sources of fund. अब बात करते हैं रिटेन अर्निंग्स की. Now this retain earnings means reinvestment of profits, okay, in the company. कंपनी जो प्रॉफिट्स अर्न करती है, उन प्रॉफिट्स को वो किसी और सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट ना करके, ओके, वो बिजनेस में ही रिटेन कर लेती है और उसको री इन्वेस्ट कर देती है. ओके, मीन्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, मान लो कंपनी को 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से 80 रुपीज़ कंपनी ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, टैक्स के रूप में. ठीक है, अब जो 20 रुपीज़ जो बचा है वो कंपनी क्या करेगी, री इन्वेस्ट कर देगी. ठीक है, बिजनेस में ही रिटेन कर लेगी और उसे री इन्वेस्ट कर देगी और उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी. ठीक है, डिविडेंड के रूप में. So a portion of company's net profit after tax and dividend which is not distributed but are retained for reinvestment purpose is called retained earnings, and this is also called sources of self financing. Okay, इसको प्लो बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं. प्लो बैक ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स को फिर से अपने कंपनी में ही री इन्वेस्ट कर लेना. One example, let us see. X Limited has total capital of rupees 50 lakh, which consists of 10% debt. 10% debt means उस पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा. ठीक है, 20 लैक्स तो डिबेंचर से कलेक्ट किए, प्रेफरेंस शेयर से कलेक्ट किए 10 लैक्स एंड इक्विटी शेयर से किए 20, मीन्स 20, 20, 40 एंड 10, 50. टोटल 50 लाख जो कैपिटल है उसमें 20 लैक्स डिबेंचर से, 10 लैक्स प्रेफरेंस शेयर से, 20 लैक्स इक्विटी शेयर से उसने कलेक्ट किए हैं. देन a tax rate is 40%. So company's return on total capital is 20%. ठीक है, return on capital means return on investment is ROI, किसको मान ले 20% है. So it was decided to provide 10% dividend on equity share. ठीक है, अब वो 10% डिविडेंड दे रहा है इक्विटी शेयर्स पे, तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं. 10, सी योर दिस रिटर्न 10%, इट मीन्स इंटरेस्ट होगा डिबेंचर पे 10%, 8% प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड होगा और बचा फिर टैक्स भी होगा, और बचा हुआ जो है वो 10% इक्विटी शेयर्स पे होगा. तो देखते हैं, नेट प्रॉफिट जो था वो 20% था. 20% ऑफ 50 लाख, यानी कि 10 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट था. उसके बाद में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेस होगा 10% ऑन 20 लाख, तो वो होगा 2 लैक्स. देन हियर द अमाउंट विल कम विच नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको बोलेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो है 8 लाख. उसके बाद में जो प्रोविज टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा. सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, उसके बाद में टैक्स रिड्यूस होता है, तो वो 40% की रेट से जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उस पर रिड्यूस होगा, ना कि जो फर्स्ट में जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को वो उस पर. क्यों? क्योंकि उसमें से कंपनी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर चुकी है. सो 8 लाख का 40%, 3,20,000. तो यहाँ पे आया PAT. ओके, इसको EBIT भी बोलते हैं, EBIT, एंड इसको बोलते हैं EAIT भी बोलते हैं. ठीक है, या तो पीबीटी बोल लो या ईबीआईटी बोल लो. पीबीटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईबीटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सॉरी, ईबीआईटी तो हो गया यहाँ पे 10 लैक्स. ठीक है, फिर ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर EAIT यानी कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो यहाँ पे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे कंपनी का है 4,80,000. देन अब उसमें से जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे होगा. तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उस पर 8% डिविडेंड के पॉइंट ऑफ उससे 80,000 का यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हो गया.
सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी 4 लाख. अब 4 लाख जो है ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड. ओके, अब उसमें से इक्विटी डिविडेंड लेस किया 2 lakhs, तो रिटेन अर्निंग कितना बचा 2 lakhs. सो ये आपको कैलकुलेशन सीखनी है एंड सीक्वेंस हमेशा यही रहता है एंड ये 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस इट्स मेरिट्स. नो कॉस्ट बिकॉज रिटेन अर्निंग्स के लिए किसी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड या एडवर्टीजमेंट या इस तरह से जो कोई प्रॉस्पेक्टस इशू करना नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें नहीं करने से इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती. हमारा खुद का पैसा है, हमारा खुद का पैसा बिजनेस में ही रख लिया और उसे इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, तो यानी कि जो एक फंड का सोर्स रिटेन अर्निंग है जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होती है. देन नो चार्ज ऑन एसेट, सिंपल बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव टू मोर्गेज इट्स एसेट, जैसा कि डिबेंचर के केस में होता है, बट यहाँ पे कोई एसेट मॉर्गेज रखनी नहीं होती रिटेन अर्निंग्स के केस में. देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन of business is possible by reinvesting the retained profits. ओके, तो easy सोर्स है ये जिससे कि ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकती है. ओके, एंड गुडविल, द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर विल इंक्रीज. जिस कंपनी के पास जितने ज़्यादा रिटेन अर्निंग होते हैं उसके शेयर की प्राइस उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है और उसकी गुडविल अच्छी होती है मार्केट में. बट अब डीमेरिट्स भी हैं. ओके, इट इज़ एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स. ठीक है, फंड्स चाहिए, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर सकती है, बट जिस कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं तो वो क्या रिटेन करेगी. तो ये अनसर्टेन सोर्स है बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर हाई. ठीक है, अगर हाई भी नहीं है, एक बहुत सर्टेन लेवल तक ही प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट्स का सारा पार्ट वो इंटरेस्ट, ठीक है, और वो टैक्स और वो डिविडेंड पे करने में चला जाएगा और उसके बाद बचेगा कुछ भी नहीं कि कंपनी रिटेन कर सके. तो ये एक अनसर्टेन सोर्स है और इससे क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स. क्यों? क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कंपनी अगर शेयर होल्डर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और उसको रिटेन कर रही है, तो ये डिससेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉज होता है शेयर होल्डर्स में. रिटेन प्रॉफिट कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स बिकॉज दे गेट लो डिविडेंड. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस. Abhimanyu Limited is manufacturing cotton shirts for men. It is planning to expand its business by opening one more unit in another city. It has consistently earning good profits, so these are sufficient reserving. ठीक है, state the most appropriate source of financing for the company. अब यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है. सो दीज आर सफिशिएंट रिजर्विंग, उसको रिजर्व करके रखा गया. प्रॉफिट्स हाई हो रहे हैं तो उनको रिजर्व करके कंपनी रख रही है. इट मीन्स कंपनी जो है सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा यूज में लेगी, रिटेन अर्निंग्स. ओके, और यहाँ पे ऑल्सो एक्सप्लेन 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ सच सोर्स ऑफ फाइनेंस. आपने आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स ऑफ फाइनेंस और उसके बाद में अब उसको इसका 1 मार्क होगा आपका, फिर 2 मेरिट के आपके 2 मार्क्स होंगे और 2 डीमेरिट्स के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि ये 5 मार्कर है ये क्वेश्चन जो है. तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय प्रॉफिट्स बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. सो ओनर्स फंड का वो पार्ट जो कि प्रॉफिट्स से कंट्रीब्यूट हुआ है बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. ओके, पार्टनर्स कह लो या शेयर होल्डर्स कह लो, तो वो क्या होगा, इजी रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली, रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, सो I hope this topic is clear to you. Now we will discuss public deposits in our next session.